हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम केस बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो चैप्टर मैंने लिया है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इस चैप्टर में से भी आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, सबसे ईजी चैप्टर मुझे ये वाला लगता है, क्योंकि हर जगह आपके पास आइडेंटिटी लर्न है, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकोगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, या आपके बुक के पीछे जो सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं एक बार उनको रिवाइज कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्री प्लांटेशन टू कंट्रोल पोल्यूशन। द क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर दिस गार्डनिंग एक्टिविटी। तो क्या हुआ, एक स्कूल के बच्चे हैं, उनको गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए एक प्लॉट दिया है, ठीक है। Sapling of gulmohars are planted on the boundaries at a distance of 1 meter from each other। और प्लांटिंग कैसे करनी है कि ये उनका प्लॉट है, उसमें 1 मीटर की डिस्टेंस पे प्लांटिंग करनी है, ओके। There is a rectangular grassy lawn in the plot as shown in the above figure। तो यहाँ पे क्या है, इस पूरे रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर एक ग्रास का लॉन भी है। यहाँ पे PQR से दिख रहा है ना, ग्रासी लॉन है ये। The students sowing seeds of flowering the plants on the remaining area of the plot। ओके तो ये आपका प्लॉट है, ये पूरा आपका यहाँ पे क्या है, ग्रास है इसके अंदर, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लांटिंग करनी। फ्लावर्स के उनको आपको सीड्स दिए हुए हैं, उनकी आपको यहाँ पे प्लांटिंग करनी है, मतलब उनको बीज को यहाँ पे लगाना है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q एंड S। तो आपको यहाँ पे Q एंड S के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, ये आपको यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, ये आपको इस तरह से देख लो, ये आपकी x एक्सिस हो गई है, ये y एक्सिस हो गई। तो यहाँ हम x लिख लेते हैं, यहाँ हम y ले लेते हैं। अब Q के कोऑर्डिनेट अगर मुझे लेकर आने हैं तो x एक्सिस के लिए एक पहला x का कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y का कोऑर्डिनेट होता है। तो x के लिए आपको हॉरिजॉन्टल चलना है और y के लिए आपको वहीं से परपेंडिकुलर चलना है। और कितना चलना है, बिल्कुल इसके सामने जो पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में आप कहाँ तक चले, ये वाला पॉइंट है ना हमारा, तो आपको देखो रूलर देख के और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा Q पॉइंट है, तो ये यहाँ तक, ये वाला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ आया होगा, फिर यहाँ से यहाँ गया होगा। हमेशा एक इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ से यहाँ आया, कितना चला 2, तो Q के कोऑर्डिनेट हो गए 2। अब यहाँ से इसको ऊपर जाना है, तो ऊपर जाना है तो जो बिल्कुल इसके पैरेलल देखो कहाँ है, ये यहाँ पे, यानी ये यहाँ से यहाँ तक इतनी डिस्टेंस ही चला होगा। तो 2,3 हो गए। अब इसी तरह से P के कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो P जो है वो Q के जस्ट ऊपर है, तो यहाँ से तो यहाँ तक 2 स्टेप ही चला होगा, तो ये 2 चल रहा है। लेकिन यहाँ से इसको यहाँ तक चलना पड़ा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या देखेंगे, इसके पैरेलल। तो ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट आपके 6 हो गए। फिर नेक्स्ट अब यहाँ देखो R के कोऑर्डिनेट, तो ये यहाँ A पॉइंट से लेकर के 6 तक चला होगा। हम ऐसे ही एड्रेस बताते हैं ना कि ये 6 तक, आपको 6 स्टेप लेना है, स्ट्रेट चलना है। देन आपको वर्टिकली यहाँ से यहाँ तक कितना स्टेप चलना है, तो ये इसका बिल्कुल सामने 3 है, तो y एक्सिस पे ये 3 हो गया। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, 3 हो गया। तो आप एड्रेस बता सकते हो, A पॉइंट से आपको 6 स्टेप हॉरिजॉन्टल चलना है, फिर आपको टर्न करना है और यहाँ 6 से आपको वर्टिकली 3 स्टेप चलना है, तो आप R तक पहुँच जाओगे। फिर आपको S तक जाना है, तो A से तो हम 6 स्टेप ही चलेंगे, तो ये आपका 6 हो गया। और यहाँ से वर्टिकली आप कितना चलोगे, तो ये सामने कौन है, 6 है, तो ये 6, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 6,6 हो गए। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को देखना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स Q एंड S। तो Q के कोऑर्डिनेट 2,3 है और S के कोऑर्डिनेट 6,6 है, तो ये फर्स्ट आंसर हो गया, 2,3 एंड 6,6। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ डायगोनल Q एंड S। तो आपको यहाँ पे ये डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन डायगोनल की डिस्टेंस फाइंड करनी तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं Q एंड S के बीच में। तो यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट आपके हैं 2,3, ये हम सेकंड को यहाँ B पार्ट कर रहे हैं, ओके। और S के कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पे कितने हैं, 2,6। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा लो, तो यहाँ पे QS हो जाएगा √, इसको आप यहाँ पे x1 y1 ले लो, इसको आप यहाँ पे x2 y2 ले लो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला होता है, ओके। तो x2 माइनस x1, तो ये आपका हो गया 2 माइनस 2 का, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो और प्लस y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, ओके। फटाफट
2 - 2 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 0 किसी में ऐड करो वही आएगा। 6 - 3 तो ये हो गया आपका यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी कि डिस्टेंस है ये आपकी यहाँ पे 3 यूनिट। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया, 3 यूनिट, 3 आंसर हो गया। फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर PQRS। इस रेक्टेंगुलर की आपको यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, विड्थ फाइंड करनी है, विड्थ यानी चौड़ाई। तो ये आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ये आपकी लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है, ठीक है, ये लेंथ और ये ब्रेथ होती है, तो ये चौड़ाई है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ तक कितना है ये हमें फाइंड करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है या इसकी चौड़ाई कितनी है वो हमें बतानी। तो सबसे सिंपल तरीका है, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है ना। तो वाई के कोऑर्डिनेट को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कौन है, 6 है, यहाँ वाई का कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, तो 6 - 3 आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3। विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला जो अभी हमने यहाँ पे लगाया ना, ये भी आप लगा के फाइंड कर सकते हो। अगर ये नहीं समझ, ये शॉर्टकट मेथड है, फटाफट सॉल्व जाएगा। अगर मुझे Q से R तक की डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 - 2 तो यानी 4 हो गया। अब देखो यहाँ ये देखो 2 से स्टार्ट होना, 2 से 3 1, 3 से 4 2, 4 से 5 यहाँ पे 3 और 5 से 6 यहाँ पे 4, यानी 1 2 3 4 यूनिट डिस्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे ट्री लगे हुए। तो ये आपको अगर यहाँ से यहाँ तक देखना, क्योंकि ये डिस्टेंस तो है ही नहीं ना, तो ये थोड़ी ना इंक्लूड करेंगे। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, वाई एक्सिस के पैरेलल तो वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम एरिया भी फाइंड करना होगा ना, तब भी हम ऐसे ही करेंगे। If the point G divides the line QR in the ratio 1:2, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, QR को कोई एक लाइन इस तरह से डिवाइड कर रही है, इस तरह से कोई एक, ठीक है, और ये G पॉइंट पे डिवाइड कर रही है और रेशियो क्या है, 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रही है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ G इज, तो यहाँ पे आपका सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा, M1x1 प्लस M2x1 प्लस M2y1 x1 करके ये आपका ये फॉर्मूला है ना, वो आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहीं पे देखो हम सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ। तो ये आपका क्या लग जाएगा, ये हो जाएगा, ये M1 और ये M2 है, ये आपके x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो फॉर्मूला ऐसे लगता है M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो M1 x2 तो 6 × 1, तो ये आपका हो गया, यहाँ पे हम G के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो डायरेक्ट करें 6 × 1 तो ये 6 हो गया, प्लस 2 × 2 तो ये आपका यहाँ पे हो गया 4, तो डिवाइड में M1 प्लस M2, 1 + 2 हो गया 3। फिर नेक्स्ट M1 y2 तो 3 × 1 हो गया आपका 3 प्लस M2 y1 यानी 3 × 2 हो गया आपका 6 डिवाइडेड बाय आपका 2 + 1, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 3, तो 6 + 4 तो 10/3, 6 + 3 9/3, 3 से 3 9 कैंसिल हो गया 3, यानी कोऑर्डिनेट आपके आ गए यहाँ पे 10/3, 3। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो गया 10/3, 3 हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड PQRS। अब आपको यहाँ पे एरिया फाइंड करना है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है L × B। तो L तो अभी हमने फाइंड नहीं किया, ब्रेथ तो अभी हमने, विड्थ तो हमने फाइंड कर ली थी, वो कितनी आ रही थी आपकी, 3 आ रही थी ना, 6 - 3 आपकी 3 आ रही थी, तो ये तो हमारी 3 हो गई। अब लेंथ चाहिए, तो लेंथ यहाँ पे ये x के एक्सिस के पैरेलल है, तो 6 - 2 तो ये आपकी हो गई 4, तो 4 × 3 तो ये आपका हो गया 12 स्क्वायर यूनिट। इतना इजी देखो क्वेश्चन हो गया। तो ये 12 आंसर का है, ये रहा, ठीक है। तो ये सिंपल। अब देखो, अब इसमें से, अब ये तो बेस हुआ, अब आपको आगे क्वेश्चन आएंगे ना, फटाफट से आपको ये LB कैलकुलेट करना आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके बुक के सिमिलर एक क्वेश्चन है। In sports day activities of Delhi Public School, the lines were drawn with chalk powder in rectangular shape. तो यहाँ पे क्या है, स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, तो उसके लिए चौक से यहाँ पे लाइन बनी हुई है। तो वो शेप कौन सी है, ये पूरी शेप आपकी यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप है, OBCD। ओके, ओ यहाँ पे B होगा, OBCD। ईच लाइन इज 1/2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और ईच लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, यहाँ पे 1/2 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, ये यहाँ से 0 से 1 जाना है 1/2, यहाँ से यहाँ आना है 1/2, यहाँ से आना है 1/2, इस तरह से। 60 flower pots have been placed at a distance of 1/2 मीटर फ्रॉम ईच अदर। और अब आपको ये जो फ्लावर पॉट्स रखने ना, ये भी एक दूसरे से 1/2 मीटर के डिस्टेंस पे रखने, ये लाइन्स भी एक दूसरे से 1/2 मीटर के डिस्टेंस पे और पॉट्स भी आपको 1/2 मीटर डिस्टेंस पे ही रखने। फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग OD, यानी OD के पैरेलल रखने। आपको इस तरह से ये नहीं रखने, आपको इस तरह से रखने, हॉरिजॉन्टल नहीं रखने। इन पॉट्स को आपको क्या करना है, वर्टिकल रखना है, ठीक है। यामिनी रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस OD ऑन द थर्ड लाइन। अब यहाँ पे क्या कर दिया, स्टूडेंट खड़े हैं, ठीक है। अब सबको पॉट्स रखने हैं, लेकिन
इस वहाँ पे वर्टिकली रखना है। तो यहाँ पे क्या खड़ी है, यामिनी खड़ी है, और वो ओडी की जितनी भी लेंथ है उसका 1/4 वो रन करती है, और यहाँ के ऊपर थर्ड लाइन पे वो रन कर रही है, एंड मेक्स अ रेड फ्लावर, और यहाँ पे क्या करती है, एक रेड फ्लावर बना देती है। कमला रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ओडी। अब कमला यहाँ पे खड़ी है 7th लाइन पे, और इस ओडी का 1/5 डिस्टेंस वो रन करती है एंड मेक्स अ येलो फ्लावर, और वो एक येलो फ्लावर बना देती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सभी ऑडी के यहाँ पे ऑडी जितना डिस्टेंस है उसका हाफ चल रहे हैं, 1/3 चल रहे हैं, 1/4 चल रहे हैं। तो एक्चुअल में ओडी कितना है, तो अभी आपको यहाँ पे क्या कहा कि ये जो हम पॉट रख रहे हैं, हमें 60 पॉट रखने हैं। हमें टोटल कितने पॉट रखने हैं, 60 पॉट रखने हैं, और ईच पॉट को ½ मीटर की डिस्टेंस पे रखना है। तो ऑडी कितना हो जाएगा, ऑडी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 60 का हाफ हो जाएगा, क्योंकि 60 तो हमारी यहाँ पे 60 तो हमें पॉट्स रखना है, और ईच पॉट के बीच में ½ मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसीलिए 60 का हाफ, यानी कि ये कैंसिल हुआ, तो यानी कि यहाँ पे आ गया 30 मीटर। यानी ऑडी जो है वो आपकी यहाँ पे 30 मीटर है। अगर ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख रहे होते तो 60 × 1, तो ऑडी आपका 60 मीटर हो जाता। ठीक है, अगर ये 1/4 पे रखते रहे होते तो 60 का 1/4 यानी कि यहाँ पे आपका 20 हो जाता, सॉरी 15 हो जाता। ऑडी आपका यहाँ पे 15 हो जाता। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये अगर आपने डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये ऑडी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तभी, क्योंकि इसका ये यहाँ पे 1/4 चले हैं, इसकी ये यहाँ पे यामिनी, फिर यहाँ पे कमला, इस डिस्टेंस का 1/5 चलिए। नाउ फाइंड द पोजिशन ऑफ रेड एंड येलो फ्लावर्स। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस पोजिशन फाइंड करनी कि इसने रेड फ्लावर कहाँ रखा था और येलो फ्लावर कहाँ रखा था। तो आपको यहाँ पे देखो, यामिनी थर्ड लाइन एक से यहाँ पे रेड रखा है और यहाँ पे रखा है येलो। तो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 1 2 3 देखो, यहाँ से यहाँ तक हाफ चले, फिर यहाँ से यहाँ तक हाफ चले, फिर यहाँ से यहाँ तक हाफ चले, तो यानी कि 3 × ½ कर दोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। पहले हम हॉरिजॉन्टल तो फाइंड करें, फिर हम वर्टिकल फाइंड करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल इसका कहाँ से आ जाएगा, ये 3 स्टेप चली ना, तो ये ½ × 3, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 3/2। तो 3/2 आपका यहाँ पे क्या हो गया, 1.5 हो गया। फिर यामिनी यहाँ से लेके यहाँ तक चलिए, तो ½ बार बार तो नहीं काउंट करेंगे, 7 पॉइंट पे वो खड़ी है ना, तो 7 को ½ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। तो ये येलो फ्लावर के लिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × ½ तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, 7/2 यानी कि 3.5 हो गया। यानी इस रेड का एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया है 1.5, और इस येलो का भी एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया है 3.5। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक्स कोऑर्डिनेट पे 3.5 मीटर डिस्टेंस पे, और ये रेड जो फ्लावर है वो यहाँ ओरिजिन से आपका 1.5 मीटर डिस्टेंस पे। अब हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस के ऑडी की, ये जो ऑडी की जितनी भी डिस्टेंस थी उसका 1/4 ये चलिए। तो वाई कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट आपका यहाँ हो जाएगा ऑडी का 1/4। तो 1/4 ऑडी कितना डिस्टेंस है आपका, ऑडी आपका यहाँ पे 30 है ना, तो 1/4 ऑफ 30 हो जाएगा। तो 1/4 ऑफ आपका 30 यहाँ पे हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 7.5 आएगा। ये तो किसका हुआ, इसका, तो यहाँ पे आ गया आपका 1 सेकेंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अभी मैं यहाँ से यहाँ, यानी ये कितना चली, तो ये चली है ऑडी का 1/5, तो ये इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/5 ऑफ 30। एक 1/4 चली, 1/5 चली, 1/5 तो 30, तो ये तो सीधा कैंसिल हो रहा है, 6 आ रहा है, तो ये 6 आ गया। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 7.5, और इसका वाई वाला कोऑर्डिनेट हो गया 6। तो ये हमारा आंसर है। तो आप यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे एक भी आंसर सेम नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आपके साथ भी ऐसा आता है कि जो आपका आंसर आ रहा है वो वहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आपको ऑप्शन नहीं लिखना है, आपको सीधा अपना आंसर लिख देना है। ठीक है, कि ये मेरा 1 2 3 4 में से कोई ऑप्शन नहीं, तो मैं सीधा यहाँ पे आंसर लिख लूँगी 1.5, 7.5 और ये 3.5 और 6। ठीक है, इस तरह से आप वहाँ पे आंसर लिखना। इन्होंने यहाँ पे शायद ये गड़बड़ की है कि ये इन्होंने 60 लेके सॉल्व किया, क्योंकि 7.5 का डबल यहाँ आ रहा है और 6 का डबल यहाँ आ रहा है, तो ये इन्होंने 60 को लेकर के सॉल्व किया, तभी इनका आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, तो आप अपना आंसर लिख दो। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज फ्लावर्स। अब आपको इन फ्लावर्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला में आता है, इसको हम यहाँ पे P ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे Q ले लेते हैं। हमारे पास PQ तो है नहीं, तो ये P और Q के बीच में आपको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड, ये आपको दिख रहा है ना बिल्कुल सामने, बट ये सामने नहीं है, इस तरह से ये ऊपर होगा क्योंकि ज़्यादा इसने रन किया था ना। तो यहाँ पे PQ, डिस्टेंस बिटवीन PQ ये होता है x2 - x1 का स्क्वायर। तो P के कोऑर्डिनेट है आपके यहाँ पे 1.5, 7.5, और Q के कोऑर्डिनेट है आपके यहाँ पे हमारा 3.5
5 और ये 6 है। तो x2 माइनस x1, ये x2 y2 ले लेते हैं, ये x1 y1 ले लेते हैं। x2 माइनस x1 तो 3.5 माइनस 1.5 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 7.5 का स्क्वायर हो गया। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, 3.5 में से 1.5 गया तो 2 का स्क्वायर हो गया, और 7.5 में से 6 गया तो माइनस का 1.5 हो गया। तो 2 का स्क्वायर आपका यहाँ पे हो गया 4, और 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है, लेकिन माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 225 हो गया, लेकिन 1.5 इंटू 1.5 करेंगे तो 2 नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे जब इसको ऐड करोगे तो ये 4 प्लस 2 6.25 हो जाएगा। तो अब 625 किसका होता है, 25 का होता है, तो रूट 1 के बाद लग जाएगा 2.5 मीटर। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 2.5 मीटर। लेकिन देखो यहाँ भी आंसर नहीं है, तो आप इसका आंसर यहाँ पे इसी तरह से नोटबुक में लिख दोगे 2.5 मीटर, इस तरह से आंसर लिख दोगे, ठीक है। वॉट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड, इस पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ क्या है, तो ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है। तो आपको 0 से यहाँ पे 0 से 11 दिख रहा है, तो 11 लेंथ नहीं है, ये हाफ मीटर के डिस्टेंस पे नंबर्स बनाए हुए हैं, तो 11 भी हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने ये इसके लिए हाफ से, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1.5 मीटर थी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी 3.5 मीटर थी, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 इंटू यहाँ पे हो जाएगा हाफ मीटर का डिस्टेंस था ना, तो ये आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5.5, यानी यहाँ से पूरे इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 5.5 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब हमें इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, तो एरिया आपका क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो L अभी हमने बताया कि हमारा 5.5 है, और बी अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, कितना देखा था, 30। O से D तक हमारा कितना था, ये L है हमारा 5.5 है, B तो ये भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ये आपका B है। यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि हम टोटल यहाँ पे 60 फ्लावर पॉट रख रहे हैं, और 60 फ्लावर पॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पे, क्योंकि हमें फ्लावर पॉट इसके अकॉर्डिंग रखने हैं, यहाँ पे इस तरफ नहीं रखना है, OD के पैरेलल आपको रखने हैं। तो 60 फ्लावर पॉट्स रखेंगे तो 60 इंटू हाफ आपका 30 हो गया। तो ये आपका हो गया 5.5 इंटू 30, तो ये हो गया 0, ये 5 और ये 6, 1650। तो ये डेसिमल हटा दो, एक के बाद 0, ये 0 हट जाएगा, तो 165 मीटर स्क्वायर हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो आपका जो ये रेक्टेंगल है, इसकी आपके लेंथ ऑफ डायगोनल आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम ये वाला डायगोनल ले लेते हैं, ये वाला OC। तो इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0। अब आपको यहाँ पे C के कोऑर्डिनेट लिखना है, तो C के कोऑर्डिनेट के लिए 0 से तो हम यहाँ तक आएंगे, एक्स एक्सिस पे तो हम पूरा चले, तो ये आपकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट की थी 5.5 आ रही, तो C के कोऑर्डिनेट हो गया आपका 5.5। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो वो आपकी अभी कितनी आ रही थी, और D की जितनी आ रही है उतनी आएगी ना, इसके पैरेलल तो देखेंगे, तो ये 30 आ रही थी, तो ये आपकी आ रही है 30। तो अब हम यहाँ पे यहाँ से O से C तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका ये E, ठीक है। तो ये OD डायगोनल के डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 5.5 माइनस 0 का स्क्वायर, 30 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5.5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 30 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो होता है 3025, तो 2 नंबर के बाद आपका यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, और 30 का स्क्वायर होता है 900, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 930.25 हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो एक काम हम करते हैं, डेसिमल हटाते हैं, डिवाइड में 100 आ जाएगा, तो 100 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा रूट के अंदर 93025 बच गया, ठीक है। अब रूट बनाना है, फटाफट से हम बना लेते हैं, 93025 हो गया। पीछे से हम पैर बनाते हैं, तो ये आपका यहाँ पे 9 अकेला बच गया ना, ये 9 अकेला है, 3 3 9 हो जाता है, तो ये हो गया यहाँ पे 6 और ये हो गया 3, और सॉरी 3 3 9, 9 माइनस 9 आपका 0 हो गया। अब 30 पूरा आएगा, अब 30 पूरा आ गया, तो मैं यहाँ पे 1 से भी करती हूँ, मैं अगर 1 से भी करती हूँ तो भी ये 61 आएगा, इससे बड़ा आएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे सबसे पहले आया 3। अब मुझे ये तो चाहे मैं 1 से करूँ तब भी 61 आ रहा है, इससे बड़ा आ रहा नहीं हो रहा, तो मुझे ये नंबर पूरा उतारना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, अभी आ गया 25, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है, तो देखो 3 0, यहाँ पे 3 0 ये भी है और ये भी है। अब डेसिमल के बाद देखते, डेसिमल के बाद तो कुछ आएगा ही आएगा ना, एग्जैक्ट 30 तो आए, 30 का होता तो फिर 900 यहाँ पे इस तरह से होता, तो ये वाला आंसर हमारा राइट है, ठीक है। इस तरह से आपको रिलेट करके देख लेना,
3 0। अब आप यहाँ पे 5 से कर सकते हो, यहाँ पे 5 से करके उसको सॉल्व कर सकते हो। 0 उतरा तो यहाँ पे 0, और इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बस 2 निकाला और हमने देख लिया कि इसका आंसर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 305, और डिवाइड बाई 10 यहाँ पे ही है, तो ये हो गया 30.5 यूनिट। ठीक है, एग्जैक्ट 30 तो आ ही नहीं सकता ना, अगर एग्जैक्ट 30 आता तो अंदर यहाँ पे रूट से बाहर आके 300 आता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ऑफ मोबाइल स्क्रीन फॉर लॉन्ग आवर्स इट मेक लेजी अफेक्ट योर आई साइट। तो आप बहुत देर तक अगर मोबाइल स्क्रीन को देखते हो तो आपकी आईज क्या हो जाती है, थोड़ी लेजी हो जाती है, टायर्ड सी हो जाती है। एंड गिव यू हेडेक, और इससे आपको क्या होने लगता है, हेडेक होने लगता है। दोज हु आर एडिक्ट टू प्लेइंग पबजी, अब ये नया गेम जो आया था पबजी, तो कुछ बच्चे उसके एडिक्ट हो गए हैं। कैन गेट इजीली स्ट्रेस्ड आउट और फेस एनेक्सिटी इश्यूज इन पब्लिक ड्यू टू लेक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो उनमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, फेस एनेक्सिटी हो रही है, या फिर उनमें स्ट्रेस हो रहा है, वो सोशल इंटरेक्शन नहीं करते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, बैठे बैठे अपने में खोए रहते हैं, अपना गेम खेलते हैं। उसके उनके माइंड में हमेशा ये चलता रहता है कि बस हम गेम खेलें, कोई भी आ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। टू रेज सोशल अवेयरनेस, तो इसके लिए सोशल अवेयरनेस के लिए अबाउट इल इफेक्ट ऑफ प्लेइंग पबजी। ठीक है, तो इसकी क्या बहुत एडिक्शन हो रही है इस गेम की, गेम्स तो वैसे बहुत सारे हैं बट इस गेम की बहुत एडिक्शन हो रही है। तो सोशल अवेयरनेस के लिए क्या है, स्कूल डिसाइडेड टू स्टार बैन पबजी, तो उन्होंने कैंपेन शुरू किया है कि बैन पबजी। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्रिपेयर कैंपेन बोर्ड, अब स्टूडेंट को बोला है कि आप कैंपेन बोर्ड बनाओ इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, इस शेप में आपको यहाँ पे बोर्ड बनाने हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ द बोर्ड, अबे हमें इस बोर्ड का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो ये कौन सा है, रेक्टेंगल है, ये देखो 2 2 इक्वल है, 8 8 इक्वल है ना, एक्स एक्सिस यहाँ पे इक्वल है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ बोर्ड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया आपका यहाँ पे हो जाएगा L इंटू बी। तो आप L कैसे फाइंड करोगे, तो ये L जो है ये L है और ये B है, तो ये L आपका x एक्सिस पे है ना, x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे लेने की x के कोऑर्डिनेट देखना है। तो 8 यहाँ से यहाँ तक तो आ ही नहीं रहा रेक्टेंगल, तो 8 - 2, तो L आपका यहाँ पे हो गया 6। फिर ब्रेथ, तो y में से y को सब्ट्रैक्ट, 6 - 2, तो ये हो गया आपका 4। ठीक है, अगर ये तरीका नहीं आता तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से AB फाइंड करो, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के BC फाइंड करो, और यही आंसर आएगा आपका। तो डायरेक्ट हम करना है, 8 - 2 किया 6 आ गया, 6 - 2 किया आपका 4 आ गया, तो यानी एरिया आ गया आपका यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। चलो यूनिट सेंटीमीटर लिखी हुई तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ बोर्ड इज ₹8, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ बोर्ड। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट 8 रुपीज़ है, हमारे पास तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, जब भी 1 का रेट दिया और ज़्यादा का फाइंड करना हो तो हम क्या करते, मल्टीप्लाई कर दे, तो 24 × 8 कर दिया, तो ये आ गया 192 रुपीज़ आ गया, तो ये हो गया 192। ओके, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल। अब ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल इस तरह से है तो इंटरसेक्शन, ये एक डायगोनल ये जा रहा है, एक डायगोनल आपका ये जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट आपको फाइंड करके बताना है। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये डायगोनल है और ये डायगोनल, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इस डायगोनल का, इसका भी और इसका भी मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी एक डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड कर लो, हम AC का फाइंड कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये सेक्शन फॉर्मूला से ही आया, m1 m2 यहाँ पे क्या हो जाता है, मिड पॉइंट है तो 1 1 हो जाता है, m1 m2 1 1 हो गए, तो इसीलिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका हो गया x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो AC का फाइंड कर रहे हैं, तो x1 + x2, तो 8 + 2/2, y1 + y2, तो 6 + 2/2, तो ये हो गया 6 + 2/2 हो गया। तो 8 + 2 यानी कि हो गया आपका 10/2, और 6 + 2 यानी कि 8/2। 10 + 2 10/2 हो गया 5, 8/2 हो गया 4, तो 5,4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको कहा, इफ वी रिप्लेस x एक्सिस बाय y एक्सिस एंड y एक्सिस बाय x एक्सिस, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ c। अब कोऑर्डिनेट ऑफ c में क्या है, x को इधर लेके चले गए, x को y बना दिया, y को x बना दिया, तो 8,6 आपका 6, यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसी के अंदर, यानी कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही है और x को y और y को x कर दिया, तो इमेज जब होगी वहाँ अलग आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्सेस को चेंज किया, इसके कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे। ठीक है,
फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, देखो क्वेश्चन आ ही गया, फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट डी अबाउट द एक्स एक्सिस। तो इमेज का मतलब क्या हो गया, आपने मिरर के सामने रख दिया यहाँ, ठीक है, इसकी इमेज बना रहे हैं, लेकिन अबाउट द एक्स एक्सिस बोला तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इस तरफ बनेगी, इस फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आपकी यहाँ पे बनेगी। तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में अगर यहाँ पे आ जाता है तो आपको पता है फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में एक्स तो आपका पॉजिटिव ही रहता है, चाहे एक्स आपका इधर जाओ चाहे इधर जाओ, एक्स हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन वाई इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि वाई के कोऑर्डिनेट यहाँ से आएंगे ना, तो वाई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो 2,6 अब आपका यहाँ पे अगर इमेज बनेगी तो वो इमेज इस तरफ बनेगी, तो ये 2 तो एज इट इज रहेगा, 6 आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा 2,-6, क्योंकि इमेज आपकी कहाँ पे कहा, इसने कहा है, ये ध्यान रखना किसके अबाउट है, अबाउट द एक्स एक्सिस है ना, अबाउट द एक्स एक्सिस तो इमेज इधर बनेगी, अगर अबाउट द वाई एक्सिस होता तो ये इमेज यहाँ से उठ के उधर चली जाती, इस तरफ चली जाती। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो रूल, जो सेकंड क्वाड्रेंट के रूल होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, तो एक्स नेगेटिव हो जाता है वाई पॉजिटिव, लेकिन ये एक बोला है अबाउट द एक्स एक्सिस तो इधर बनेगी, तो 4 क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव होता है, तो इसके क्वाड्रेंट में इसके जो कोऑर्डिनेट है उसमें एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा, वाई आपका यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें डी के लिए कहा था तो डी के कोऑर्डिनेट में -6 कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 4, Delhi Public School Society, which has so many schools in different cities of India, one of the branch of Delhi Public School is in Ghaziabad। तो ये सिंपल आपको स्टोरी दी है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी जो है उसके बहुत सारे स्कूल है डिफरेंट सिटीज़ में, और उसके ब्रांचेस भी हैं। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल की एक ब्रांच कहाँ है, गाजियाबाद में है। इन दैट स्कूल 1000 ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इन द क्लासरूम। तो इस स्कूल में क्या है, बहुत हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं क्लासरूम के अंदर। आउट ऑफ देम वन ऑफ द बॉय, अब उन सारे बच्चों में से एक बॉय क्रिएटिव था, अब वो आया, उसने क्या किया, आउट ऑफ देम वन ऑफ द बॉय, उनमें से एक बॉय आके इज स्टैंडिंग इन द ग्राउंड हैविंग कोऑर्डिनेट 4,1, और वो आके स्कूल के ग्राउंड में खड़ा हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये बॉय आके स्कूल के ग्राउंड में खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना उसके कोऑर्डिनेट 4,1 है। तो ये अभी वो कहाँ खड़ा है, स्कूल में खड़ा है, तो स्कूल के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4,1, स्कूल के ग्राउंड में खड़ा है। फेसिंग टूवर्ड ईस्ट, अब उसका फेस किधर हो गया, ईस्ट की तरफ हो गया, उसने इस तरफ फेस किया। ही मूव्स 4 यूनिट इन स्ट्रेट लाइन, फिर उसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से यहाँ तक 4 स्टेप चला, तो 4 स्टेप, अभी 4 पे खड़ा ना, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप चल गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आ गया, वो बी पॉइंट पे आ गया। तो ही मूव्स 4 यूनिट इन स्ट्रेट लाइन, देन मेक राइट एंड, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, एंड मूव्स 3 यूनिट एंड स्टॉप, और यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट चला, मतलब कि वो 1 स्टेप यहाँ से 1 स्टेप चला, 2 स्टेप चला, 3 स्टेप चला। तो देखो वाई कोऑर्डिनेट 4 है। ठीक है, फिर वो 3 स्टेप चला और सी पॉइंट पे पहुंच गया, एंड स्टॉप, और उसके बाद वो रुक गया। नाउ ही इज एट हिज होम, अब वो कहाँ पहुंच गया है, अपने घर पहुंच गया है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबोव सिचुएशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज शोन बिलो। तो हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में किस तरह से उसका घर के कोऑर्डिनेट क्या है, स्कूल के कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर में जहाँ पे वो टर्न हुआ उसके कोऑर्डिनेट क्या है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज स्कूल एंड हाउस, तो वो यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से गया, तो लंबा रास्ता हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी ए से सी तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो ए के कोऑर्डिनेट लिख लिया, इसको x1 y1 ले लिया, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ए से सी तक का हमें यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम जो ये माइनस करने वाला कर रहे थे ना, वो हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन में कर सकते, इस तरह से नहीं कर सकते। डायगोनल वाला है ना आपका यहाँ पे, तो इस तरह से आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो कि 4 - 1 3 होगा, नहीं, सिर्फ ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पे और वर्टिकल लाइन पे ही कर सकते हैं। स्लांट अगर लिया हुआ, स्लोप लिया हुआ, तो उस लाइन पे नहीं कर सकते, वहाँ आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, x2 - x1 का स्क्वायर यानी 8 - 4 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर यानी ये आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये 4 है तो 4 - 1 का स्क्वायर, तो 8 - 4 यानी 4 स्क्वायर हो गया, 4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर होता है 16, 3 स्क्वायर हो गया 9, 16 + 9 हो गया 25 यानी कि 5 यूनिट। प्लस माइनस आता है लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये हो गया 4 यूनिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज पॉइंट डी डिवाइड द लाइन, तो इसका तो हमें पता चल गया। नाउ नेक्स्ट कि डी जो डिवाइड करिए द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 1:2, तो ये ए बी है, इस यहाँ पे डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड करा है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला, m1 m2 वाला, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं,
ये बी को हम सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला हमारा यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, हमें डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने ना, तो डी के कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये होता है m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, तो ये लाइन मैंने फिर से ड्रॉ कर लिया, x1 y1 ले लिया, x2 y2 ले लिया, और ये जी यहाँ पे आपका d पॉइंट था ना, तो ये d हो गया 1 से 2, ये m1 m2 हो गया। अब यहाँ पे रखो वैल्यू m1, यहाँ पे आपका हो, यहाँ पे m1 x2, तो m1 ये हो गया, ये m1 ये x2, तो 8 इंटू 1 तो 8 हो गया, प्लस m2 x1 तो 2 इंटू 4 तो 8 हो गया, 8 प्लस 8 बाय 3, m1 प्लस 1 प्लस 2 3, फिर m1 y2 तो m1 और m1 1 इंटू y2 4 इंटू 1 आपका यहाँ पे 4 हो गया, और m2 y1 तो 2 इंटू 1 आपका यहाँ पे 2 हो गया, तो ये डिवाइडेड बाय 3 हो गया, यानी कि 8 प्लस 8 16 बाय 3, 4 प्लस 2 8 बाय 3। तो ये आपके कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ रहे हैं, तो 4 प्लस 2 यहाँ पे 6 आएगा, तो 3 के टेबल में 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम, यानी कोऑर्डिनेट कितने आ गए आपके 16 बाय 3 2, तो आपका आंसर यहाँ पे देख लो 16 बाय 3 2 हो गया। If we draw perpendicular lines from points A and B to the x-axis, the region covered by this perpendicular lines is, तो इसने क्या कहा कि अगर आप यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पॉइंट ए और पॉइंट बी से एक्स एक्सिस पे, तो मैं यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ किया, बी से भी मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ किया, तो अब जो ये रीजन बना वो आपका क्या बना, ये वाला रीजन, ये कौन सा रीजन बना आपका, एक रेक्टेंगल बना। अब आपको इसका यहाँ पे क्या फाइंड करके बताना है, एरिया फाइंड करके बताना है। तो एरिया कैसे, वही एल और बी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक आने में आप कितना चले, तो 1 2 3 4 यूनिट चले, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ए और ये इसका जो कोऑर्डिनेट है ना ए और बी के, तो ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 8 है, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट आपका 4 है, तो 8 माइनस 4, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका कितना हो गया 4 हो गया, नहीं तो यहाँ से भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4। अब यहाँ से यहाँ तक एल इंटू बी करना है, अच्छा सॉरी यहाँ से यहाँ तक नहीं, हमें ओनली यहाँ से यहाँ तक दिखना है, तो इसमें भी आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ से यहाँ तक, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक तो हम 8 स्टेप चलें, और लेकिन ऊपर वर्टिकल तो कुछ नहीं चले, तो ये 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 आपका यहाँ पे जो बी हो गया वो कितना हो गया, ओनली 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, नहीं तो अब यहाँ से सिर्फ इतना सा चले ना, वर्टिकली हम इतना सा चले तो 1 स्टेप चले तो 1 हो गया, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, तो इसका एरिया यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये इसका आंसर, तो ये वाला, तो इसका आंसर आपका 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, क्योंकि एल इंटू बी हो रहा है, और एल तो आपका यहाँ पे आ रहा है 4 और बी आपका आ रहा है 1, तो ये 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 2 और है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए आप यहाँ पे एरिया का जो फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हो, बट इस बार वो आपके सिलेबस से हट चुका है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपका आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका, ये क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, राइट एंगल नहीं भी होगा तब भी हम इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हाफ तो ये हो गया, बेस तो अभी हमने कैलकुलेट किया, हाफ बेस कितना है 1 2 3 4 4 स्टेप चले तो 4 हो गया, हाफ इंटू 4, और हाइट कितना होगा, तो ये यहाँ पे x में से x सब्ट्रैक्ट किया ना, 8 माइनस 4 4 हो गया। अब y में से इधर जब वर्टिकल के लिए लिखना है y माइनस y में से y को करना है, तो 4 माइनस 1 आपका ये 3 हो गया, तो 2 से कैंसिल हो गया आपका यहाँ पे 2 टाइम, तो 3 2 जा 6, यानी इस ट्राइंगल का एरिया आपका यहाँ पे क्या हो गया 6 स्क्वायर यूनिट हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया 6 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट C विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब फिर से देखो, C की इमेज फाइंड करनी है और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये C हो गया यहाँ पे। अब एक्स एक्सिस के तो ये इधर से इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे या इस तरफ, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये बन जाएगा ट्राइंगल। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब ये ट्राइंगल बनेगा तो x ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट तो x ही रहेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में y क्या होता है नेगेटिव हो जाता है। तो इसका आंसर आ रहा है आपका 8, -4, यानी कि ये वाला आंसर, थर्ड वाला आंसर इसका राइट है। ठीक है, तो आई होप आपको ऑल 3 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। अभी हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, नाउ नेक्स्ट हम इसमें वीडियो में टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑल ऑफ देम नोज दैट द स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। हमें पता है स्मोकिंग हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। सो कॉलेज स्टूडेंट डिसाइड टू मेक अ कैंपेन। तो कॉलेज के स्टूडेंट ज़्यादा स्मोकिंग करते तो उन्होंने डिसाइड किया हम कैंपेन चलाते हैं टू रेज सोशल अवेयरनेस अबाउट hazards of smoking. A school decided to start no smoking campaign. 10 students are asked to prepare
कैंपेन बैनर इन द शेप ऑफ ट्राइंगल। तो कितने स्टूडेंट को उन्होंने बोला है, ये चीज रीड करना मत भूल जाना। इससे पहले क्वेश्चन में सिर्फ एक बैनर बना था और अभी आपके यहाँ पे टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, वो बैनर बनाने के लिए उनको बोला है कि आप नो स्मोकिंग के बैनर बनाओ। और कौन सी शेप में, तो ये ट्राइंगल की शेप में आपको बैनर बनाने हैं। तो ये शेप का क्या दिया हुआ है आपको, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इसके अंदर नो स्मोकिंग लिखा हुआ है। If cost of per square centimeter of banner is 2 rupees, then find the overall cost incurred of such campaign। तो आप यहाँ पे देखो, एक बैनर बनाने का उन्होंने यहाँ पे, एक बैनर अगर जब बन रहा है या जितने भी बैनर बन रहे हैं उसमें पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट 2 रुपीज़ है। तो आप टोटल कितने बैनर बना रहे हो, 10 स्टूडेंट के लिए बना रहे हो, तो 10 बैनर बन रहे हैं, तो 10 बैनर के लिए आपको कितना रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ये नहीं कि इसका एरिया फाइंड कर लो 2 से मल्टीप्लाई के आंसर, नहीं, आपको ये 10 स्टूडेंट का भी याद रखना है। तो सेम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके सिलेबस से हट चुका है, बट हम उस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे, हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस मेथड से नहीं आ रहा, मुझे तो ट्राइंगल के एरिया वाला फॉर्मूला इजी लगता है, तो आप उसको साइड में सॉल्व करके और उससे भी कर सकते हो। हट गया इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्मूला नहीं देख सकते, फॉर्मूला आप देखो, ये आपके 11th में भी काम आएगा ये वाला फॉर्मूला। तो हाफ बेस कितना होगा, तो मैंने अभी आपको बताया, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल के लिए एक्स में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देना, 6 - 1, तो ये आपका यहाँ से पूरा ए से लेकर के बी तक आपका 5 है। और वाई एक्सिस के लिए, तो वाई एक्सिस के पैरेलल वाली, तो वाई में से सब्ट्रैक्ट करो, 5 - 1 4 हो गया। तो 5 × 4 हाफ, यहाँ पे एरिया होगा 5, हाफ इंटू बेस आपका यहाँ पे कितना आ रहा है 4, ब्रेथ आ रही है 4, एंड आपका हाइट यहाँ पे बेस आ रहा है आपका यहाँ पे 5 और हाइट आपकी यहाँ पे आ रही है 4। तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम 5 2 ज़ा 10 हो गया। तो ये तो एक बैनर का हुआ, हमारे पास टोटल 10 बैनर है, तो 10 बैनर का कितना हो जाएगा, 10 बैनर का यहाँ पे हो जाएगा 10 × 10, एक का एरिया इतना है तो 10 का कितना होगा, तो ये हो गया 100। और कॉस्ट कितनी होगी, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो रेट है वो 2 रुपीज़ है, हमारे पास टोटल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 × 100, तो ये हो गया आपका 200 रुपीज़ लग जाएंगे। तो ये आंसर है राइट। Which mathematical concept is used in this question? एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यस हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया है अभी। प्राइम फैक्टराइजेशन ये हमने नहीं किया, एपी हमने नहीं किया, नन ऑफ द वन। एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया। इफ वी वांट टू ड्रॉ circumscribe circle of given, then find the coordinates of the center of the circle। तो देखो यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो ट्राइंगल है इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ हमने एक यहाँ पे क्या बनाया, एक सर्कल बनाया है, ठीक है, ट्राइंगल अंदर रखते हुए हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है। तो आपको उसके क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, उसके सेंटर के, उस सर्कल के, हमने सर्कल बनाया ना, उस सर्कल के आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो क्योंकि जो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरे ट्राइंगल में नहीं होता, बट राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, जब आप एक सर्कल बनाओगे तो उसका जो हाइपोटेनियस होगा, तो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट जो होंगे वो उस सर्कल के सेंटर होंगे। जब आप इस तरह से सर्कल बनाओगे ना, तो इस सर्कल के जो सर्कल का जो सेंटर होगा ना वो इस हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे होगा। तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, ये आप बात याद रखना ताकि फटाफट से सॉल्व कर लो, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे लॉन्ग वाला मेथड से आपको देखोगे। तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट जो होगा वो सर्कल का सेंटर होगा। तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट आप कैसे फाइंड करोगे, मिड पॉइंट फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये हो गया 6 + 1/, तो ये हो गया 1 + 6/2, तो x1 + x2, 5 + 1/2, तो ये हो गया आपका 6 + 1 यानी कि 7/2, 5 + 1 = 6/2, तो ये हो गया 3। तो आपका आंसर यहाँ पे 7/2 को पॉइंट में लिखा हुआ है, तो 3.5 और ये 3, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके ये वाले फर्स्ट वाले, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 2 पार्ट और इसके रह गए, वो देख लेते हैं। If we draw the image of figure about the line BC, अगर हम इस about the line BC then total area will be। अब आप यहाँ पे देखो, आपको एक्सिस नहीं दी है, आपको यहाँ पे इमेज बनानी है, न तो इधर बनानी एक्स एक्सिस के, न तो एक्स एक्सिस की तरफ बनानी है, ना वाई एक्सिस की तरफ बनानी है, अबाउट BC लाइन की बनानी है। अगर आप BC लाइन के अबाउट इमेज बनाओगे तो ये ए पॉइंट उठ के इधर आ जाएगा, इस तरह से इमेज बनेगी, देखो इस तरह से, ये इस तरह से इमेज बनेगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से इमेज बनेगी, बन जाएगी ना इस तरह से। नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना, सॉरी, इस तरह से बनेगी ये वाली। एक मिनट रुको, कलर से बताती हूँ। ये इसकी इमेज इस तरह से बनेगी,
ठीक है, ये इमेज बनेगी। तो अब आपको यहाँ फाइंड क्या करना है, देन टोटल एरिया विल बी, अब इस पूरे शेप का एरिया कितना होगा, इस पूरे शेप का एरिया, तो जितना ये ट्राइंगल है उतना ही ये ट्राइंगल होगा, जितना यहाँ पे ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल का एरिया अभी जब हमने कैलकुलेट किया था तो ये ट्राइंगल का एरिया 10 आ रहा था, ये देखो अभी हमने कैलकुलेट किया एरिया ऑफ ट्राइंगल 10 स्क्वायर यूनिट आ रहा था, तो इसका भी कितना आएगा, 10 ही आएगा, क्योंकि सेम यहाँ पर है इसके कॉर्ड, यहाँ पे सेम एरिया, क्योंकि शेप की इमेज है तो इमेज में एरिया चेंज नहीं होता, इमेज बिल्कुल एज इट इज होती, तो इसका 10 है तो इसका भी 10 हो जाएगा। तो 10 + 10 आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, और अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो ये आपका देखो एक रेक्टेंगल बन गया ना, ये पूरा एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B, तो ये आपकी लेंथ हो गई 5 और ब्रेथ कितनी होगी 4, तो 5 × 4, ये भी आपका यहाँ पे क्या आ रहा है 20 आ रहा है। रेक्टेंगल से लेके कर लो, चाहे ट्राइंगल के एरिया को डबल लेके कर लो। फिर नेक्स्ट, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल। अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपका होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, ये हमारा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, ए बी सी के, तो 1 + 6 + 1, तो ये हो गया 1 + 6 + 1/3, और y1 + y2, तो ये हो गया 1 + 1 + 5 हो गया, तो ये यहाँ पे हो गया 1 + 1 + 5/3 हो गया, तो ये हो गया 6 7 8, तो ये हो गया आपका 8/3, 5 6 7, तो ये हो गया आपका 7/3, तो आंसर आपका 8/3 7/3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर। तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इन ए स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन द स्कूल डिसाइडेड टू मेक एक्टिविटीज बिटवीन स्टूडेंट्स इन सच अ वे, तो स्कूल कोई स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन के लिए स्कूल ने कोई एक्टिविटी डिसाइड की है, और उस एक्टिविटी के लिए उन्होंने क्या किया, विक्की गर्वित एंड शालिनी को जो आर स्टैंडिंग एट पोजीशन, तो विक्की इस पोजीशन पे खड़ा है ए पे, गर्वित बी पोजीशन पे खड़ा है, और शालिनी आपकी सी पोजीशन पे खड़ी है, और तीनों के कोऑर्डिनेट आपको बिल्कुल विक्की के यही है, गर्वित के ये हैं, और ये के शालिनी के, ये उल्टे सीधे नहीं लिखने वरना आंसर रॉन्ग हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड दीपांशी टू फिक्स द कंट्री फ्लैग एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी, तो अब उन्होंने क्या कहा है, दीपांशी को बोला है कि इनके जो मिड पॉइंट्स है वहां पर ए और बी के जो मिड पॉइंट्स है वहां पे एक कंट्री फ्लैग लगा दो। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो अब हमें ए बी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही हमारा फॉर्मूला। तो x1 + x2 यानी कि 5 + 3/2, तो ये आपके यहाँ पे जहाँ पे जो आपको फ्लैग लगाना है, फ्लैग के कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, x1 + x2 5 + 3/2, y1 + y2 9 + 3/2, तो ये हो गया 9 + 3/2, तो 5 + 3 8/2, 9 + 3 12/2, तो ये आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गए 4, और ये 2 के 2 में कैंसिल हो गया 6, तो 4,6 आपका इसका आंसर हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गर्वित एंड विक्की, तो हमें गर्वित और विक्की ए से बी तक का डिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो ए बी के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर होता है। तो ये हम x1 y1 ले लेते हैं, ये हम x2 y2 ले लेते हैं, तो 5 - 3, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, फिर y2 - y1, तो 9 - 3, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो 36 + 4 आपका √40 हो गया। तो √40 के फैक्टर 2 × 2 × 10 कर देते, क्योंकि जिसके जो रूट से बाहर आ रहा है उसको आगे लिखे, 10 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, 2 × 5 हो जाएगा, कहाँ आएगा बाहर, तो ये जिसके पैरिंग हो गई बाहर आ गया और ये अंदर आ गया, तो 2√10, तो आपका आंसर यहाँ पे हो गया 2√10। डिस्टेंस कितनी होगी 2√10, कोऑर्डिनेट है तो हमें पता नहीं है क्या है, तो यूनिट लिख दो या तो, ठीक है। व्हाट इज द शेप कवर्ड बाय दिस पर्सन, तो यहाँ पे जो इन्होंने व्हाट इज द स्पेस कवर्ड बाय दिस पर्सन, तो इन पर्सन ने कितनी स्पेस कवर कर रखी, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, अब इन्होंने यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बना रखा है, तो देखो ये ट्राइंगल में भी आपको एरिया का फॉर्मूला लगाना है, मैं यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से सॉल्व कर लेंगे। तो ये ए से इसको सी को ज्वाइन कर दे दिया, तो और ये हमारा यहाँ पे हो गया, तो एरिया का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू, ये ट्राइंगल है, स्केलेन ट्राइंगल है बिल्कुल अलग, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, x में से x को सब्ट्रैक्ट करना 9 - 3, तो 9 - 3, तो आपका यहाँ पे बेस तो हो गया 6 हो गया, बेस यहाँ पे कैसे आया 9 - 3 यानी कि 6 आ गया। अब हमें चाहिए हाइट, तो यहाँ से यहाँ भी हाइट नहीं है, हाइट तो क्या होती है एक वर्टिकल लाइन होती है, तो वर्टिकल लाइन में इस तरह से बना लेती हूँ, ठीक है, ये मैंने हाइट ले ली, ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ से यहाँ तक का लेना है।
इस पॉइंट के आप सिर्फ कोऑर्डिनेट लिख लो। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो यहाँ पे ओके। तो हम पहले यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस है वो देख लेते हैं। तो फिगर के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हम, इनके जो कोऑर्डिनेट गिवन है उसको देखिए। ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये 3 और ये 3, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी कितनी है, 3 है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी, 3 है। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट यानी इस पॉइंट की देखें, इसकी टोटल हाइट कितनी है, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट देखो, इसकी टोटल हाइट कितनी है। तो इसकी टोटल हाइट जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 9 है पूरी। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल मेरी कितनी है, ये मेरी कितनी है, 9 है। तो मेरे को हाइट चाहिए, तो 9 - 3 मेरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, ये 9 - 3 हो जाएगी। ये तो टोटल है ना, 9 तो आपकी पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ये हाइट मुझे चाहिए नहीं क्योंकि इसमें तो ट्राइंगल बन नहीं रहा। तो 9 - 3 आपकी कितनी हो गई, 6 हो गई। इजीली हमने यहाँ पे एरिया, अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन है तो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हो। तो ये हाइट हमारी कितनी हो गई, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है, बेस तो आपका सेम है, तो ये 3 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और 9 में से 3 है तो 6 हो गया। तो हाइफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी 6 × 6, तो ये हो गया आपका 36। इसको कैंसिल कर देते ना, तो ये हो गया 6 × 3, तो 6 × 3 आपका यहाँ पे आ गया 18 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड सी। तो आप इसको इक्वी डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। इक्वल डिस्टेंस मतलब कि लेट के हम यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, मैं उस पॉइंट को पी ले लेती हूँ और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके यहाँ पे, हमें पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस पे, सॉरी हमें पॉइंट कहाँ पे लेना है, इस ट्राइंगल पे नहीं लेना है, इस एक्स एक्सिस पे लेना है। लेट मैं कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है। तो उस पॉइंट को मैं ले लेती हूँ पी पे, पी पॉइंट ले लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे तो हम चलें, यहाँ से यहाँ तक तो हम चलें, तो ये एक्स हो गया। और वर्टिकल तो हम बिल्कुल नहीं चलें, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0। हमेशा आपको ये कहना एक्स एक्सिस पे लेंगे तो एक्स होगा, वाई नहीं होगा, वाई एक्सिस पे लेंगे तो वाई होगा, एक्स यहाँ पे नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पे कहा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो ए से और सी से इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। अगर यहाँ पे होता तो फिर भी हम इजीली देख लेते, बट यहाँ पे है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आप डी को सॉल्व कर रहे हैं, तो डी का इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने पी को लेट पी x, 0 बी ऑन एक्स एक्सिस, ये हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिया है। और ये क्या कहा है आपको, इक्वल डिस्टेंस पे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ए से पी तक के डिस्टेंस और पी से सी तक के डिस्टेंस इक्वल होगी। दैट मीन्स ए पी इक्वल टू पी सी होगा। लेकिन डिस्टेंस का फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो उसमें क्या आता है, रूट आता है। तो ये ए पी क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर, तो इसके कोऑर्डिनेट x, 0, तो x - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया x - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर। और ये हो जाएगा p से c, तो ये आपका यहाँ पे जो है x - 9 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर, या फिर हम यहाँ पे चलो ये लिख लेते हैं x - 9 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर हो गया। तो दोनों तरफ रूट है, तो रूट से रूट तो आपका कैंसिल हो गया। x - 3 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 9 - 6x हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर 81 माइनस 18x हो जाएगा। और ये अच्छा यहाँ एक भूल गए, 0 - 3, तो 0 - 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 0 - 3 - 3 का स्क्वायर 9 हो गया। और यहाँ पे भी -3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया। तो ये 9 से तो 9 कैंसिल हो गया, क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ सेम साइन वाले कैंसिल हो जाते हैं। ये इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, वैसे ही कैंसिल। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 18x उधर लेके जाते हैं तो 18x माइनस 6x, और ये -6 इधर लेके आते हैं तो 18 सॉरी प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो गया। तो 18 में से आपका 6 गया तो ये 12x हो गया और ये 72 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 72, 12 यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो 12 से आपका कैंसिल हुआ 6, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट आपने x, 0 लेते हैं, x की जगह 6 और ये 0, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके यहाँ पे 6, 0 हो गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट आपका यहाँ पे क्या है, इफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर एक किसी ट्राइंगल के पी क्यू आर ट्राइंगल के वर्टिस x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल, देन सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सेंट्रोइड के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं x1 + x2 + x3 /
y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये हमारे उसके सेंटर होते हैं। 3 कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, और इसके y के लिए भी तीनों y के कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमने यहाँ पे टोटल किया 6 क्वेश्चन। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ये आपके लिए सॉल्व करना, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा, सेक्शन फार्मूला आ जाएंगे, इस तरह से कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कह देंगे, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कह देंगे, एरिया फाइंड करने के लिए कह देंगे, या इमेज वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन इस चैप्टर में से अगर आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थैंक यू।